नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस की इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में आए हुए विदेशी आक्रमणकारियों की। हमने पिछले वीडियो में आपसे सातवाहन वंश के बारे में चर्चा की थी और सातवाहन वंश के बारे में चर्चा करने के बाद थोड़ा सा हमने एक चार्ट के रूप में बताया था कि किस तरह से विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते। जिसको विदेशी आक्रमणकारी को शॉर्टकट में देखना है वो सब हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम कुछ हद तक डिटेल में चर्चा करेंगे। जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए वो कौन से सिक्के कौन चलाया और कहाँ किसकी क्या खासियत थी, किसके स्रोत कहाँ मिलते हैं और कैसे और किस कारण से इंडिया में आ गया। आज की डेट में भारत सरकार में जो है उनका क्या योगदान है किसका, तो इन सब चीज़ों की जो है एक विस्तृत चर्चा होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए यवन शासकों की, तो यवन सबसे पहले भारत में जो है मतलब विदेशी थे जो भारत में आक्रमण किए थे। ठीक, तो ये आक्रमण का नंबर में यवन सबसे पहले आते हैं। ठीक है, फर्स्ट आक्रमणकारी। और ये कौन होते हैं? ये बैक्ट्रिया के ग्रीक होते हैं। ये बैक्ट्रिया मतलब ग्रीक देश में बैक्ट्रिया की एक जनजाति या फिर जो है कुछ भी कह सकते हैं, तो वो लोग होते हैं जिनको भारत में यूनानी कहा गया। यूनानी, और इसके कुछ ग्रंथों में इसका नाम यवन भी बोलते हैं। ये लोग भारत में सबसे पहले आक्रमण करने आए थे। इसके अलावा इनकी एक खासियत ये थी कि भारत में सबसे पहली बार सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। सबसे पहला सोने का सिक्का यवन ने चलाया था। ठीक, और यवन के शासकों में एक शासक का नाम आता है जिसका नाम है मिनांडर। ये एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पहले तो ये क्रिश्चियन था, पर ये जब भारत में आता है तो फिर इसके बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। किसकी मदद से? ये नागार्जुन की मदद से। नागार्जुन और कोई नहीं, जो तृतीय बौद्ध संगीति में जो होती मतलब जब हीनयान और महायान बनते हैं तो वो तृतीय बौद्ध संगीति के बाद ये जो उनका डिवाइडेशन होता है कि हीनयान अलग हो जाएंगे, महायान अलग होंगे, तो उस संगीति में अलग होने से पहले उन बौद्ध भिक्षुओं के बीच में काफ़ी सारा लड़ाई हो रहा था कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उनके लड़ाई को शांत करने के लिए और उनको दो पार्ट में विभाजित करने के लिए एक व्यक्ति का रोल सबसे ज़्यादा था जिसका नाम था नागार्जुन। और इन्हीं नागार्जुन के नाम पे तेलंगाना राज्य में नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। नागार्जुन श्रीशैलम डैम जो है वो तेलंगाना पे है और भारत के सबसे पुराने डैम में ये नागार्जुन का नाम आता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भारत का सबसे पुराना डैम ये नागार्जुन सागर डैम है। और ये इस समय प्रोजेक्ट टाइगर के लिए क्रिटिकल हैबिटेट के रूप में जो है ये मतलब नामित किया गया है। तो नागार्जुन के लिए ये खासियत थी कि नागार्जुन ने मिनांडर को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अब बात करते हैं शक की। शक ये यूनानियों के बाद आए थे। कुछ मतलब ग्रंथों में इनको सीथियन नाम से भी संबोधित किया गया है। और शक में सबसे ज़्यादा फेमस कोई अगर शासक रहा है तो रुद्रदामन रहा है। और ये दो कारणों से था। पहला तो ये तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था शासक, और इसके अलावा इसका दूसरा जो मतलब श्रेय जाता है कि ये काठियावाड़ के जो सुदर्शन झील है उसकी मरम्मत कराई थी। एक्चुअली हमने पिछले वीडियो में सब चर्चा की थी कि काठियावाड़ में जो सुदर्शन झील है उसको सबसे पहले जो है मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो काठियावाड़ नामक क्षेत्र में जो उसका वो रहता है क्या गवर्नर राज्यपाल जो रहता है उसने जो है मतलब वो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और सुदर्शन झील के निर्माण के बाद अशोक का जो राज्यपाल रहता है यहाँ पर तुसप्पा, तो तुसप्पा ही यहाँ पर सुदर्शन झील से यहाँ पर एक नहर निकलवाता है ताकि वहाँ पर कई सारे लोग हैं, वहाँ की जनता है, उन लोगों को पानी अवेलेबल हो सके पीने के लिए। आज डेट में हम देखते हैं काठियावाड़ कितना सूखा क्षेत्र होता जा रहा है फिर से, तो उस समय अशोक ने यहाँ पर करवाया था। फिर इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम रहता है स्कंदगुप्त। यहाँ पर ये काठियावाड़ के सुदर्शन झील के पास ही अपना एक स्तूप बोला जाए या फिर अभिलेख का जो है निर्माण करवाता है। और उस अभिलेख में जो है जो बरसात का पानी अगर कोई गिरता है तो उस बरसात के पानी की निकासी इस सुदर्शन झील पे करवा देता है, जिसके कारण से ये सुदर्शन झील धीरे धीरे उसमें पानी काफ़ी भरता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि सुदर्शन झील का जो बांध रहता है वो बांध टूट जाता है और ये फिर से वहाँ के लोग जो है प्यासे रहने लगते हैं। और फिर ये बांध टूटने के बाद जो कई सौ सालों तक ये ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर आता है रुद्रदामन फिर जा करके इस सुदर्शन झील को दोबारा मरम्मत कराता है और ये हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है नाम इसका भी। तो इसका यही खासियत था। अब अगला आते हैं पल्लव वंश का।
पल्लव वंश ने शकों के बाद इस अपने भारत के क्षेत्र में आधिपत्य जमाया था, और इस वंश का संस्थापक कहा जाता है कि ये मिथ्रिदात नाम का जो है व्यक्ति था, जो इस वंश का संस्थापक था। जबकि इस वंश का आखिरी राजा होता है गोंडो फर्निस। और गोंडो फर्निस के अलावा ये यहाँ पर अगर पल्लव वंश का अगर पूछा जाए कि ये निवासी कहाँ के थे पल्लव, तो ये ईरान के निवासी थे, जिनको भारतीय साहित्य में पल्लव नाम दिया गया था। और पल्लव को और जो है मतलब दूसरे नाम से जो है जाना जाता है पार्थियन। पार्थियन के ये जो शासन काल था, तो इन्हीं के शासन काल में ही सेंट थॉमस, जो मतलब पल्लव वंश था, पल्लव वंश के शासन काल में सेंट थॉमस जो है भारत आए थे। और ये सेंट थॉमस की अगर खासियत अगर पूछता है ये कौन है, तो क्रिश्चियनिटी धर्म में जो मतलब जीसस क्राइस्ट जो होते हैं उनका अस्तित्व, या फिर जीसस क्राइस्ट का जो है पूजा और वो भगवान थे, उन सब के बारे में सबसे पहले संत थॉमस ने ही बताया था कि उनकी पूजा करनी चाहिए, वो हमारे ईश्वर हैं, ना कि एक इंसान थे। तो इनका काफ़ी रोल रहता है क्रिश्चियनिटी धर्म में। अगला बात करते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसके मतलब शॉर्ट में अगर बताते हैं तो भारत में ये पल्लव को ख़त्म करके फिर कुषाण वंश का जो है आगमन होता है, और भारत में इनका संस्थापक माना जाता है कुजुल कड़फिसस को। एक्चुअली ये क्या रहता है, ये चीनी निवासी रहा करते हैं, और जो चीन में एक यूची जनजाति रहती है, जिसमें जो है काफ़ी जो है मतलब बाहर के जो है लोग वहाँ पर आक्रमण करते हैं और उस जनजाति को अटैक करके ख़त्म कर देते हैं। और जब वो चीनी में उस जनजाति को ख़त्म कर देते हैं, तो वो यूची जनजाति ह्यूची जनजाति का जो वो राजा रहता है, वो राजा मर जाता है, और उसका जो ह्यूची जनजाति की जो है रानी रहती है, मतलब राजा की वाइफ, वो वहाँ से जो है चीन के उस क्षेत्र से निकल करके फिर जो बाहर चली जाती है। और बाहर जाने के बाद वो दूसरे कबीलों पे हमला करना शुरू कर देते हैं, और हमला करते करते ही फिर एक दिन ये लोग पहुँचते हैं हर्रा नाम की एक जगह पे, और वहाँ पर जा कर के वो उन जनजातियों को मार देते हैं। और उन जनजातियों को मारने के बाद कुछ लोग रहते हैं ये कुषाण वंश में, कुछ लोग रहते हैं जो वहीं रुक जाते हैं, और कुछ लोग जो आगे निकल जाते हैं। पर जो वहाँ पर रुक जाया करते हैं तो उनको जो है लघु ह्यूची कहा गया, और जो वहाँ से आगे चल जाते हैं उस कबीले से, तो उनको महान ह्यूची कहा गया था। तो इसके बाद ये लोग आगे आते हैं, फिर इसके बाद और कुछ जो है बीच में एक और कबीला मिलता है, उसका नाम नहीं याद है, अजीब सा है चाइनीज़ नेम। तो उस कबीले में जाकर के ये लोग और बसने लगते हैं, और फिर वहाँ पर जो है लगभग 10-12 साल तक राज करने के बाद ये कुषाण वंश जो है 5 भागों में विभाजित हो जाता है। फिर 5 भाग में जो सबसे बड़ा भाग रहता है कुई सुवांग नाम का, तो कुई सुवांग वाला राजा जो रहता है वो अन्य 4 भागों के मतलब क्षेत्रों को जो है कब्जा करके अपना आधिपत्य जमाता है। और इसके बाद उसके वंशज ही भारत की तरफ आते हैं, और भारत की तरफ आते आते फिर ये यहाँ पर ये शक शासक जो रहते हैं रास्ते मिलते जाते हैं, शक शासकों को पूरी तरह से ख़त्म करके अपने भारत के बॉर्डर पे मतलब पेशावर वगैरह के क्षेत्रों में जो है अपना आधिपत्य जमाते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो भारत के अंदर एंट्री लेते हुए कुजुल कड़फिसस नाम का व्यक्ति रहता है। कुजुल कड़फिसस 2 ठो आते हैं, कुजुल कड़फिसस प्रथम, और ये कुजुल कड़फिसस का बेटे का नाम भी कुजुल कड़फिसस द्वितीय रख दिया जाता है। ये दोनों मिल करके भारत में कुषाण वंश की स्थापना करते हैं। इस वंश के अगर सबसे प्रतापी राजा की बात की जाए तो वो रहता है कनिष्क। कनिष्क ने शकों को हरा करके, कनिष्क को मतलब जो कड़फिसस परिवार रहता है, ये लोग शकों को पहले तो भारत में काफ़ी हद तक समाप्त कर देते हैं। लगभग उज्जैन के, मध्य प्रदेश के उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में जो है ये शक शासक रहते हैं कुछ जगहों पे। वो बचे हुए कुछ शक शासकों को कनिष्क जा करके अटैक करता है और उन शकों को भी हराता है और पूरे तरीके से भारत में शकों को ख़त्म कर देते हैं। तब जो है हराने के बाद 78 AD में अपनी मतलब जीत, जो शक को ख़त्म कर दिया है, अपनी जीत को जो है मतलब परचम लहराते हुए शक संवत चलाता है कि शक को जो है ख़त्म किया गया था 78 AD में। और ये शक संवत जो चलाते हैं ये आज भी भारत सरकार द्वारा ये जो डेट्स और वो मतलब कैलेंडर वगैरह जो यूज़ किया जाता है, ये शक संवत वाला कैलेंडर ही यूज़ किया जाता है। तब से अभी तक ये कनिष्क द्वारा चलाया हुआ शक संवत आज तक चलता आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एक ग्रंथों की, तो कुछ मतलब कला एवं संस्कृति अगर बोलिए उसकी, तो एक पहले व्यक्ति रहते हैं वात्स्यायन। वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। साथ ही साथ और भी कई सारे अलग अलग इनके वंश में
लोग आया करते हैं, जो विद्वान, जो अलग अलग किताबों की रचना करते हैं। इसके अलावा ये भारत में मूर्ति पूजन का जो है प्रथा जो प्रारंभ की जाती है, ये कुषाण वंश द्वारा की जाती है। एक्चुअली जो बौद्ध धर्म को जो है मतलब भगवान बनाने के मतलब बोले कि भगवान है, तो उसके बाद ही भगवान बुद्ध को एक मूर्ति के रूप में स्थापित करने का श्रेय इन्हीं लोगों पे जाता है, कि आज की डेट में जो बुद्ध की जो मूर्तियाँ इतनी सारी बन गई हैं और पूजा की जाती है मूर्ति के रूप में भी, तो उनका श्रेय ये कुषाण वंश को ही जाता है, कुषाण वंश के कनिष्क नामक राजा को। ठीक, इसके अलावा कनिष्क ने एक और बहुत बड़ा काम कर दिया था। काम क्या किया था, ये अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए इसने एक पुराने एक रेशम मार्ग होता था, जो ये जैसे कि जो है भारत है, यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आता है। जम्मू कश्मीर के जो है यहाँ से एक सिल्क रूट जाया करता था। ठीक, सिल्क रूट जो जाता था यहाँ रेशम मार्ग जिसको आज कहते हैं, जिसको आज चाइना को OROB के मतलब वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के तहत अपने जो है चाइना को पूरे यूरोप से जोड़ने का जो काम कर रहा है, जिससे चाइना के गुड्स आज के डेट में पूरे यूरोप में जाकर के मतलब पूरा वितरण हो सके, और जो है चाइना इस तरह से काफ़ी सारा पैसा जो है इसमें लगा रहा है। तो वो चीज़ का काम जो है सबसे पहले ये कनिष्क ने खोजा था, सिल्क रूट। यहाँ पर जो है कनिष्क जो को ये पता चला था कि काफ़ी सारे जो है चाइनीज़ सबसे पहले रेशम ले करके जाके यूरोप में बेचते, क्योंकि यूरोप में काफ़ी ठंडी होती है और वो चाइना के जो है मतलब काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा रेशम जो है मिलता है। अगर जो है रेशम का कोई दूसरा नाम पूछा जाए क्या है, तो सफ़ेद सोना, रेशम को सफ़ेद सोना के नाम से जो है जाना जाता है। मध्य प्रदेश के मेनली गुजरात के कुछ क्षेत्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर वाले एरिया में रेशम को सफ़ेद सोना के नाम से काफ़ी फेमस किया गया है। तो वो यही चाइना के जो है सिल्क रोड मतलब जाते हैं, तो यहाँ पर जो है जाया करते जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र से, और ये पेशावर से होते हुए जाता था यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर जो है देखिए, सबसे पहले ये कनिष्क के जो पूरे जितने भी वंशज थे पेशावर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहले से अपना आधिपत्य जमा रखे थे, तो शुरू से इनकी राजधानी वो तो पेशावर तो थी ही, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब कनिष्क आता है, कनिष्क जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र में जो है अपना जो है एक मतलब बैरियर लगा देता है, और बैरियर लगाने के बाद वहाँ पर जो है अपना शासन प्रारंभ कर देता है, और जितने भी लोग यहाँ पर सिल्क रूट से जाते थे यूरोप की तरफ, उन सब में एक टैक्स लगाने लगता है, और टैक्स के तौर पे ये जो है उनको जो है संरक्षण देने की बात करता है कि भाई तुम हमको टैक्स दोगे, हम तुमको यहाँ से जाने देंगे और संरक्षण भी देंगे, साथ ही साथ हम रोड भी अच्छी कर देंगे। तो वहाँ लोगों को जाने में आसानी रहती थी। तो इस टैक्स के नाम पे जो है कनिष्क ने बैठे बैठाए जो है बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमाए रहता है, जिसके कारण से अगर भारत में बोला जाए कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो कनिष्क ने चलवाए थे। क्योंकि जो है मतलब पूरे दुनिया में उस समय आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो मतलब पूरी दुनिया में मान्य मुद्रा कौन सी, डॉलर है। उस ज़माने में सबसे ज़्यादा मान्य मुद्रा क्या रह सकती थी, सोना, जो पूरी दुनिया में मिल सकता है। इस कारण से यहाँ पर जो है सोने के रूप में जो है काफ़ी सारा वैसे बार्टर सिस्टम चलता था, पर सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर मुद्रा यहाँ पर मानी जाती थी तो सोना। तो सोने के सिक्के के कारण कनिष्क ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर चलवा लिए थे, और यहाँ पर अपनी सेकंड राजधानी के रूप में पार्शियली स्थापित कर दिया था। और कुछ समय बाद ये कनिष्क यहाँ पर इतनी ठंडी रहती है कि तो रह नहीं सकता, तो कनिष्क ने जो है अपने ऑथराइज्ड तौर पे अपनी अगर सेकंड राजधानी किसको बनाया गया बोला जाएगा, तो यहाँ पर मथुरा में यहाँ रह करके अपनी सेकंड राजधानी बनाया था, ताकि यहाँ से कभी भी जा करके वो अटैक कर सके और अपने क्षेत्र को बचा सके। दक्षिण भारत में भी यहाँ से जो है पास पड़ जाता था, वहाँ पर भी अपना कंट्रोल बना सकता था। इसके अलावा जो है लाहौर और ये पुरुषपुर तो पास में था ही, और जो है यहाँ पर जो है उज्जैन भी जो है काफ़ी क्षेत्र में ध्यान दिया था, क्योंकि उज्जैन में शकों को मारने के बाद ही अपना परचम लहराया था और वो शक संवत चलाया था। तो ये थोड़ा कनिष्क का इन्फॉर्मेशन था कि कनिष्क ने यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वही सोने के सिक्के चलाए और रेशम मार्ग पे कब्जा किया था। अब बात करते हैं कनिष्क के बौद्ध धर्म से संबंधित। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म में महायान का अनुयायी हुआ करता था, याद रखिएगा, महायान। और जो है बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी, जिसमें चौथी संगीति ये कनिष्क शासनकाल में हुई थी, और कनिष्क के शासनकाल में होने के साथ साथ उस चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता अश्वघोष और वसुमित्र नामक 2 लोगों ने की थी, ठीक है। ये कनिष्क के जो है मतलब दरबारी मंत्री वगैरह हुआ करते थे, इन्हीं को उन्होंने बोला कि चलिए भाई आप लोग जा करके चौथी बौद्ध संगीति करवाइए। ये कनिष्क जो काफ़ी मानने लगा था बुद्ध धर्म को, क्योंकि चाइना में बुद्ध धर्म फैला हुआ था। तो बौद्ध धर्म की जो है चौथी संगीति इनकी अध्यक्षता में हुई, और ये कब हुई, 1st AD में, मतलब पहली सदी में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई, यहाँ पर आफ्टर ऑल जब पैसा यहाँ पर सब जा रहा है, तो सोचा कि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा लोग जो मतलब जाते हुए तीर्थयात्री, इनसे जो मतलब पैसा उगाया जा सकता है।
तो चौथी बौद्ध संगीति का कार्यक्रम भी यहीं पर कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन क्षेत्र में करा दिया था, ताकि हम लोग यहाँ पर जो है प्रसिद्धि भी हासिल कर सकें, लोगों का डोनेशन भी आएगा और जो है मतलब हम तो बुद्ध को जो पूजा कर ही लेंगे। तो ये सब कारणों से जो है मतलब काफ़ी अगर थियोरेटिकली देखा जाए मतलब तो ये कनिष्क का या जम्मू कश्मीर में सब ज़्यादा आधिपत्य करने का जो है मतलब मेन एक कारण यही रहता है कि इसको पैसा कमाना है और सिर्फ पैसा कमाना है, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द करता गया। इसकी राजधानी जैसा कि मैंने बताया पुरुषपुर थी और द्वितीय राजधानी के रूप में इसने मथुरा को जो है अपना मतलब नाम दिया था। और इस वंश का अगर बात किया जाए आखिरी शासक कौन था, तो इस वंश का आखिरी शासक वासुदेव का रूप में जाना जाता है। तो फिलहाल इसमें जितना भी था विदेशी यात्रियों के बारे में, तो फिलहाल तो मैंने इसमें ख़त्म कर दिया है। और भी कई सारे विदेशी यात्री आते जाएंगे, कई सारे लोगों के अभिलेख भी मिलते जाएंगे, तो वो समय समय पे एक अलग अलग वीडियो बनाते चले जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक लेके आ सकें इन्फॉर्मेशन के साथ। क्या भी किसी राजा के राजा बनने की क्या ताकत रही है और क्या प्रोसेस हुआ कि वो क्यों राजा बना, जैसे कि कनिष्क काल हम बताए कि क्यों ये बौद्ध संगीति कराए, क्यों कुंडलवन में जो मतलब पहुंचा, क्यों सिल्क रूट में जो है आया, कैसे क्या कारण था कि ये सब ज़्यादा सोना चला दिए। इस टाइप का हर एक जो है पूरा एक मतलब डिटेल्स जो है सब आपस में लिंक करके आपको समझा सकते हैं बेहतर। आपको सिर्फ करना एक चीज़ है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और जय हिंद।